अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। चैप्टर में पेज 3। Identifying the contract, identifying separate performance obligation, termination of transaction price, allocation of transaction price और recognition of revenue। पहला स्टेप ये है कि कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हो। कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होने की 5 शर्तें हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री कर चुके हों, पेमेंट टर्म्स तय हो चुकी हों, राइट्स पहचान लिए हों, प्रोबेबल हो के पैसा मिलेगा और कमर्शियल सब्सटेंस हो। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रॉमिस्ड गुड और सर्विस है जिसके पैसे हैं असल में, और वो डिस्टिंक्ट है। और 2 शर्तें हैं, और ये डिस्कशन ही तब है अगर एक से ज्यादा प्रॉमिस्ड हैं। तो अगर एक से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज हैं और ये बात हो रही है कि वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं या मिला के एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो उसके लिए 2 शर्तें हैं। दोनों पूरी होंगी तो दोनों अलग अलग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। एक शर्त यह है कि जितने प्रोमिसेस हैं उनकी अपनी पहचान हो, यानी वो बाय नेचर डिस्टिंक्ट हो। कैसे पता चलेगा? अगर वो सेपरेटली भी बेचे जाते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनकी अपनी पहचान बरकरार रहे। क्या क्या वजह हो सकती है अगर इनकी पहचान बरकरार ना रहे? या तो वो सारे मिलके कंबाइंड आउटपुट बन रहे हो, या फिर आपस में हाईली इंटर रिलेटेड हो, यानी एक दूसरे के हिसाब से डिजाइन किए गए हो, या फिर एक की शक्ल बदल दे बाद वाली सर्विस। अगर इन तीनों में से कोई एक बात हुई तो फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस अलग अलग नहीं है, एक ही है। और इस सब में प्राइस का तय करना ये नहीं बताएगा कि हाईली इंटर रिलेटेड है कि नहीं। यानी अगर कस्टमर को ये कहा है कि एसी हमसे खरीदोगे, साथ इंस्टॉलेशन सर्विस भी लेनी पड़ेगी, अगर हमने सर्विस नहीं की तो फिर हम एसी भी नहीं बेचेंगे, तो ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ये एसी और इंस्टॉलेशन 2 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। इसी तरह से एसी 1.5 लाख का, इंस्टॉलेशन 20,000 की, लेकिन अगर दोनों हमसे करोगे तो हम 1.5 लाख प्लस 20,000 170 की बजाय 160 में कर देंगे। तो ये डिस्काउंट क्यों देने? ताकि वो दोनों चीजें हमसे खरीदे, तो इससे वो हाईली इंटर रिलेटेड हो जाएंगे? नहीं। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी से हाईली इंटर रिलेटेड नहीं हो जाएंगी। यहां पे बात खत्म हुई थी। नहीं, ब्रेक के बाद जी। इसमें उसने कंबाइंड आउटपुट से कहा था हॉस्पिटल बना के, उसमें दोनों कंडीशंस तो पूरी हो रही थी सेपरेट ऑब्लिगेशन की, लेकिन कैसे? फिर कॉन्ट्रैक्ट पे चला गया कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कंबाइंड आउटपुट हॉस्पिटल बना के देना, तो उसको उसने सिर्फ 1 ऑब्लिगेशन दी है। हाँ जी, मतलब ये कंडीशंस पूरी हों तो फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स भी देखेंगे। नहीं भी नहीं हो रही ना, आपस में सब ऐसे कनेक्टेड हैं कि सब ने मिलके एक कंबाइंड आउटपुट बन जाना है। देखें, अगर हम सिर्फ उसको मटेरियल बेच रहे होते तो बस हम मटेरियल बेच रहे होते, वो जो मर्जी करो उस मटेरियल का, लेकिन अब मटेरियल भी हम बेच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की सर्विस भी हम दे रहे हैं, सुपरविजन भी हम दे रहे हैं, डिजाइन भी हम करके दे रहे हैं, इंजीनियरिंग लेबर भी हम दे रहे हैं। ये सारा कुछ हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मिला के एक बिल्डिंग बना के देनी है। तो अब ये आपस में सब कनेक्टेड हो गए, सबकी आपस में शनाख्त अपनी अपनी कायम नहीं रह सकी। अब वो सब मिलके हमने ही सबको मिला के एक बिल्डिंग बना दिया, ईंटों और सीमेंट को सब मिला के एक दीवार बना दिया हमारी। अच्छा, अब वो सीमेंट नहीं रहेगा ना, हमने सीमेंट बेचा था, लेकिन अब वो सीमेंट नहीं रह जाएगा, वो तो दीवार की शक्ल में जा चुके हैं। अब वो सीमेंट अलग करके तो नहीं हम सीमेंट ले सकते उसको दोबारा, उसकी चीज की शक्ल बदल गई ना। हाँ, इनपुट जो है मतलब वही सर्विस मार्केट में भी थी, अलग ये भी बात है। तो जब अलग मार्केट में सेल होनी है या हम भी प्रोवाइड कर सकते थे, हाँ, फिर वो सेपरेट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। देखें बात ना, ये कल भी वो स्टूडेंट भी यही बात कर रहा था कि हम अगर एक से ज्यादा सर्विस दे रहे हैं तभी हम ये फैसला कर रहे हैं कि क्या ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या नहीं। अगर हमसे सिर्फ वो मटेरियल खरीदता, कंस्ट्रक्शन किसी और से करवाता, तो फिर हमारी बहस ही नहीं है ना, फिर तो हम सिर्फ मटेरियल बेच रहे होते। अगर हम मटेरियल भी बेच रहे हैं और कंस्ट्रक्शन सर्विस भी दे रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों अलग अलग हैं या कंबाइन है। तो चूंकि इन दोनों ने मिलके एक चीज बन जाना है, अब उनकी अपनी शनाख्त बाकी नहीं रह जाएगी। देखें, एसी एक प्रोडक्ट है, इंस्टॉलेशन एक सर्विस है। हमने एसी बेच दिया, इंस्टॉल कर दिया, अब वो चीज एसी की अपनी शनाख्त खत्म हो गई सबके अंदर।
या वहां से उतर के वो एसी फिर एसी के तौर पे कहीं इस्तेमाल हो सकता है, तो अपनी शनाख्त उसकी बाकी रही ना। लेकिन हमने वो ईंटें, सीमेंट, सरिया, बजरी और अपनी लेबर ये सब मिला दी आपस में ऐसे कि अब वो सीमेंट की शनाख्त खत्म है, अब वो सब मिलके एक बिल्डिंग बन चुकी हुई है, सब मिलके एक प्रोडक्ट बन चुका हुआ है, एक कंबाइंड चीज बन चुकी हुई है। तो इसलिए अब उनकी अपनी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शनाख्त नहीं रही, क्योंकि वो सब मिलके अब एक कंबाइंड चीज बन चुके हैं, सब ने एक दूसरे की शक्लें बदल दी हैं। मशीन हम इंस्टॉल करके दे रहे हैं, तो मशीन इंस्टॉल करने से वो मशीन मशीन ही रहेगी, उसकी अपनी कोई शक्ल नहीं बदल रही है। हमने इंस्टॉल करके दे दी, मशीन अलग, इंस्टॉलेशन अलग, तो वो कोई कंबाइंड आउटपुट नहीं है। लेकिन अगर हमारी इंस्टॉलेशन सर्विसेज उस मशीन के हिसाब से डिजाइंड हैं, अगर वो मशीन नहीं किसी और तरह की मशीन होती तो हमारी सर्विसेज कुछ और होती। अब ये हाईली इंटररिलेटेड है, तो कंबाइंड आउटपुट ना सही कोई बात नहीं, हाईली इंटररिलेटेड होने से दूसरी कंडीशन पूरी ना हो सकी, तो 3 सिनेरियो हैं जो दूसरी कंडीशन को पूरी होने से रोक देंगे। तो दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो सकेगी अगर सब कुछ मिलकर कंबाइंड आउटपुट बन रहा है, या फिर सब हाईली इंटररिलेटेड है कि एक ने दूसरे के हिसाब से अपना डिजाइन एडजस्ट कर लिया हुआ है, या फिर एक को इंस्टॉल करने के बाद दूसरी सर्विस उस पहले की शक्ल बदल देगी, सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर देगी। तो इन 3 में से कुछ भी हो गया तो अब ये दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पूरी की पूरी अमाउंट तय हो रही है वो ट्रांजैक्शन प्राइस है। लेकिन क्या ये एक ही अमाउंट होगी या इसमें कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है? अगर तो एक ही फाइनल अमाउंट है तो बस वो ट्रांजैक्शन प्राइस है। लेकिन अगर इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस क्यों हो सकता है? हो सकता है परफॉर्मेंस बोनस मिले या हो सकता है ना मिले, हो सकता है डिले करने की वजह से पैसे कटें, हो सकता है ना कटें। तो जो अमाउंट तय हो रही है वो तो ट्रांजैक्शन प्राइस है, क्या उसमें कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है या नहीं? अगर कुछ प्लस माइनस हो सकता है तो इसकी आगे 5 शक्लें हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है जो कस्टमर को हमने चार्ज करनी है। नॉर्मली तो वो प्राइस कोट की जा रही होगी, जैसे हमने कस्टमर को कहा हम आपको हॉस्पिटल बिल्डिंग बना के देंगे और इस बात के लिए 600 मिलियन प्राइस तय हो गई, बस ये ट्रांजैक्शन प्राइस है। लेकिन अगर तो इस 600 मिलियन में मजीद कुछ प्लस या माइनस हो सकता है, तो वो मजीद प्लस माइनस करना है कि नहीं करना है, वो क्या प्लस माइनस है, इसके लिए आगे 5 एडजस्टमेंट्स हैं। तो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो अमाउंट जो तय हो रही है प्लस माइनस 5 एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ट्रांजैक्शन प्राइस है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं कह रहा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकती हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वो प्राइस जो तय हो रही है प्लस माइनस 5 चीजें। उनमें जो पहली 2 चीजें हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं, इसलिए इन दोनों को मैंने इकट्ठे बताया है, और वो हैं वेरिएबल चीजें। वेरिएबल चीजों का मतलब है कि वो कम ज्यादा भी हो सकती हैं किसी और चीज पर डिपेंड करते हुए, या हां या ना भी हो सकती हैं। रिपीट कर रहा हूं, अगर कस्टमर के साथ प्राइस तय हुई है कि हम आपसे 600 मिलियन चार्ज करेंगे प्लस 50 मिलियन बोनस भी होगा अगर अच्छी ज्यादा क्वालिटी हो गई तो अब या तो 50 होगा या नहीं होगा। तो 600 प्लस ये जो 50 है ये हां या ना हो सकता है, तो ये जो 50 है ये वेरिएबल है। इसी तरह 600 प्राइस तय हो गई 600 मिलियन, लेकिन अगर हमने डिले किया तो पर डे इतने इतने पैसे कटेंगे। अब वो ज्यादा भी कट सकते हैं, थोड़े भी कट सकते हैं, और थोड़े भी कट सकते हैं, नहीं भी कट सकते, ज्यादा भी कट सकते हैं, बहुत ज्यादा भी कट सकते हैं। तो ये वेरिएबल है, हां या ना, या हां लेकिन कम ज्यादा। तो ये दो क्या नहीं अच्छा चलें ठीक है, मैंने सवाल सही नहीं पूछा। तो 50 मिलियन का बोनस या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये है सिंपल हां या ना। और वो जो लेट करने की डिडक्शन होनी है उसमें सिंपली हां या नहीं है, कम ज्यादा भी हो सकता है। तो वेरिएबल कंसिडरेशन के अंदर ये 2 चीजें हैं, या तो अमाउंट कम ज्यादा हो सकती है या एक अमाउंट है जो हां या ना हो सकती है। मिसाल बोनस, पेनल्टी, डिस्काउंट, मजीद डिस्काउंट और मजीद डिस्काउंट, बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट, ये सब की सब वेरिएबल कंसिडरेशन है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस है जो अमाउंट कॉन्ट्रेक्चुअली ऑफिशियली कही जा रही है वो प्लस माइनस 5 एडजस्टमेंट्स। उनमें से पहली 2 वेरिएबल कंसिडरेशन और कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। इन सब की मिसालों में मैंने यही जो सब बताया, डिस्काउंट, रिफंड्स, रिबेट्स, ये मैं पेज 4 के टॉप पे हूं, पेज 4 के टॉप पे वेरिएबल कंसिडरेशन और कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। इन दोनों का तकरीबन है, वेरिएबल में भी कम ज्यादा ये, लेकिन जो बी है वो डिफरेंट रेंज ऑफ क्वांटिटीज की डिफरेंट प्राइसेस हैं।
यानी अगर इतनी रेंज हुई तो ये प्राइस है, इतनी रेंज हुई तो ये प्राइस है, इतनी रेंज हुई तो ये प्राइस है, यानी ये डिफरेंट रेंज है, कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स। तो ये दोनों में कॉमन बात ये है कि इसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, वेरिएबिलिटी इन्वॉल्व है। तो इन दोनों में जो प्राइस कोटेड है उसमें जो प्लस माइनस होना है वो हाँ या ना की शक्ल में भी हो सकता है और कम ज्यादा की शक्ल में भी हो सकता है। सवालों से समझाता हूं। आप आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये तो पढ़ा नहीं जा रहा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 देखें, पढ़ा जा रहा है। अच्छा, मेरी बुक में फिर खराब पेज है, ये डबल डबल हुआ है। अच्छा, हाँ मेरे पास भी ऐसे ही है। पढ़िए, पहले पढ़ा जा रहा है तो पढ़ ले। क्या नहीं, मुझे तो ज़बानी याद है। आप जैसे नहीं पढ़ा जा रहा वो, ये तो खुद ही बनाए हुए सारे। जिनकी बुक में पेजेस सही नहीं है वो एक दूसरे से शेयर कर लें। हाँ जी, पढ़ लिया तो मैं बात करूं। कस्टमर को हमने एक बिल्डिंग बना के देनी है, होगा कोई एसेट होगा, वैसे ही कह रहा हूं बिल्डिंग। उसके लिए प्राइस तय की है 20 मिलियन। उसके अलावा 2 मिलियन का एक बोनस तय हुआ है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हम काम कर देंगे। अगर हमने उनसे जो डेट तय की है उससे हो गया लेट, तो जो बोनस डिसाइड हुआ था उसमें 10% पर वीक डिडक्शन होने लग जाएगी। अब हम कितने वीक्स डिले करेंगे, 10% मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वीक्स डिडक्शन होती जाएगी। किसमें से? 2 मिलियन में से। अब ये 2 मिलियन या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब हाँ या ना है? नहीं, कम ज्यादा है। तो इसमें हमारा बेस्ट एस्टिमेट ये है कि 60% चांस है कि हम उस टाइम तक काम पूरा कर लेंगे, 30% चांस है कि 1 हफ्ता डिले हो जाएगा, और 10% चांस है कि 2 हफ्ते डिले हो जाएगा। तो जो बेसिक प्राइस है वो तो है ही है। कितनी है बेसिक प्राइस? 20, ये तो है ही है। इसके अलावा जो बोनस है कितना है? वो 2 मिलियन। इसमें से हो जानी है डिडक्शन। 60% चांस है कि कोई डिडक्शन नहीं होगी, 30% चांस है। तो 2 मिलियन का 1 वीक डिले होगा, यानी 10%। इस बात के 0.3 चांसेस हैं। कितना आ गया? इतनी डिडक्शन हो जाएगी, इस बात के 0.3 चांसेस हैं, 0.06। 2 वीक्स डिले हो जाएगा, यानी 20% कट जाएगा, इस बात के 0.1 चांसेस हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस बन गई 21.9, यानी जो अमाउंट कंफर्म है वो प्लस ये जो वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिस काम के जितने चांसेस हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको दोबारा समझाता हूं, उससे पहले ना क्वेश्चन 10 करते हैं डिस्कस। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 भी पढ़ लें। हैं? नहीं, देखें, मैंने बोनस मिल रहा है की बजाय
ऐसे कैलकुलेट किया है कि इसमें से इतने कट जाएंगे। अगर आपने बोनस मिलने वाला तरीका लेना है तो मैं वो भी कर देता हूं। ये ले, बोनस मिलने वाला तरीका बता देता हूं। 60% चांस है कि पूरा बोनस मिलेगा, 0.3% चांस है कि 2 मिलियन का 0.9 मिलेगा, 10% चांस है कि 2 मिलियन का 0.8 मिलेगा। करें इसको सॉल्व। इतनी तो लाइनें नहीं है जितनी बार सर उठा के नीचे कर लिया दोबारा। $2 मिलियन इंटू 0.6 प्लस 2 मिलियन इंटू 0.9 इंटू 0.3 प्लस 2 मिलियन इंटू 0.8 इंटू 0.1 बनेगा 1.9 बनेगा। तो मैंने इस तरह किया यहां कि पूरा बोनस माइनस कितने कट सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि इतना भी मिल सकता है, इतना भी मिल सकता है, इतना भी मिल सकता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 देखें। इख्तिलाफ है कोई? प्रैक्टिस क्वेश्चन 10। हाँ जी, कस्टमर को हमने एक फैक्ट्री बना के देनी है और उसके लिए 250 मिलियन तय हुआ है, प्लस 25 मिलियन बोनस होगा अगर एक खास डेट तक काम पूरा कर दिया तो। अब या तो 25 मिलियन का बोनस होगा या नहीं होगा, हाँ या ना है। तो हमारा पास एक्सपीरियंस ये कहता है कि 95% चांस है कि हम उस टाइम तक काम पूरा कर देंगे, यानी 95% चांस है कि हमें बोनस मिलेगा। तो चूंकि हां के चांस ज्यादा हैं तो हम उसको हां कर लेंगे, यानी 250 जो बेसिक प्राइस है वो तो है ही है, और साथ जो बोनस है ये 25 है। अच्छा, अब मैंने 25 इंटू 0.95 नहीं किया, कितना, क्यों नहीं किया? ये जो अनसर्टेन अमाउंट है ना, या तो वो हां या ना होगी या कम ज्यादा होगी। हां या ना होगी तो फिर या तो उसको शामिल करना है या नहीं करना है। अगर हां के चांसेस 50% से ज्यादा है तो शामिल कर लेना है, अगर हां के चांसेस 50% से कम है तो रहने देना है। लेकिन अगर कम ज्यादा है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, तो उसका हल होता है समेशन पीएक्स, यानी जिस जिस वैल्यू की जितनी जितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि इतना होगा, 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि इतना होगा, 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि इतना होगा, तो इसकी कैलकुलेशन का तरीका होता है समेशन पीएक्स। तो या तो अमाउंट कैलकुलेट हां या ना वाली हुई तो फिर शामिल करना होता है अगर हां के चांसेस 50% से ज्यादा है, और अगर ना के चांसेस 50% से ज्यादा है तो शामिल नहीं करना। लेकिन अगर कम ज्यादा है तो समेशन पीएक्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 और 12 ज़बानी सोचें और सॉल्यूशन देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 और 12 वन लाइनर ही है, ज़बानी सोच लें और सॉल्यूशन देख लें।
हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 के अंदर 100 मिलियन तो है, लेकिन इसमें से 10 मिलियन कट सकता है। अब 10 मिलियन या तो कटना है या नहीं कटना है, या थोड़ा भी हो सकता है। नहीं, 10 मिलियन या तो कटना है या नहीं कटना है। 80% चांसेस हैं कि हम काम पूरा कर लेंगे और नहीं कटेगा, तो फिर 10 माइनस नहीं करना। और प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 में बोनस मिलना है या नहीं मिलना है, तो हाईली प्रोबेबल है कि हम गलतियां नहीं करेंगे, तो फिर मिलना है। चैप्टर में पेज 4, चैप्टर में पेज 4, अच्छा चैप्टर के 3 हिस्से हैं। 10.1 है ये चैप्टर है। 10.2 ये आईएएस की ओरिजिनल इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं, जो तकरीबन 100 पेजेस बनते थे, मैंने उसको कम करके 40 तक किया हुआ है, जितना भी रिड्यूस कर सकता था। और एक है 10.3 जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो चैप्टर में पेज नंबर 4, चैप्टर में पेज 4 टॉप पे ये मिसालें हैं। डिस्काउंट्स हो सकते हैं, रिबेट हो सकता है, रिफंड हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है, बोनस हो सकता है। ये वो हैं जो अनसर्टेन अमाउंट्स हैं। दो ही बातें हो सकती हैं, या हाँ ना होगा या कम ज्यादा होगा। अगर हाँ ना है तो हमने उस फिगर की तरफ जाना है जिसके चांसेस ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 50% से। और अगर कम ज्यादा है तो फिर समेशन पी है। ये आपको सवाल देख के अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इनमें से क्या है। स्टूडेंट को उम्मीद है कि इतना ज्यादा टेक्निकल फैसला नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये गाइडेंस है नीचे कि कंपनी जब ये फैसला करने लगती है कि हाँ के चांसेस ज्यादा हैं कि ना के चांसेस ज्यादा हैं, इस सब के पीछे ये जो 25 को ऐड करना है कि नहीं करना है, इस सब के पीछे ना IFRS 15 की तरफ से एक नसीहत है। कभी देख लो, सोच समझ लो, कल को रिवर्स ना करना पड़े रेवेन्यू, एहतियात कर लेना, रिवर्स ना करना पड़े, शर्मिंदगी होगी। ये ऑब्जेक्टिव है इस काम का। यानी ये जो कंपनी ने अंदाज ये बोनस को शामिल क्यों किया है इस सवाल में, प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 में? नहीं, 25 को क्यों ऐड किया है प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 में? क्योंकि 95% चांस था कि बोनस मिलेगा। तो IFRS 15 की अप्रोच ये है कि भाई तसल्ली कर लो, फिर सोच लो, पक्की बात है ना चांस, कल को रिवर्स ना करना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। तो इस सारी डिस्कशन का एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करें जो कल को रिवर्स ना करना पड़े। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रिवर्स करना पड़ गया तो कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा, करना पड़ गया तो करना पड़ गया, लेकिन एहतियात करके, संभल के उतना रेवेन्यू बनाए जितना कल को रिवर्स ना करना पड़े। इसके लिए IAS की तरफ से कुछ गाइडेंस है कि क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। ये आप ना A और B ये सारा पढ़ लें, लास्ट पैराग्राफ से ऊपर ऊपर। अच्छा पढ़ लेना, पहले पढ़ लें। चैप्टर के पेज 4 पे टॉप पे A और B। अच्छा क्या बात हो रही है? बात मैं पढ़ा रहा हूं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है ट्रांजिशन प्राइस निकालना। ट्रांजिशन प्राइस क्या है? जो ऑफिशियली अमाउंट कोट हो रही है प्लस माइनस 5 एडजस्टमेंट्स। अब वो 5 एडजस्टमेंट्स क्या हैं? A और B, यानी पहली दो मिलती जुलती हैं, इसलिए इनको इकट्ठे रखा हुआ है। उनमें अनसर्टेनिटीज होंगी, उनमें चांसेस होंगे हाँ या ना होगा। तो उनको कैसे हैंडल करना है? दो तरीके हैं। अगर उनकी अमाउंट हाँ या ना में है तो जिसके चांसेस 50% से ज्यादा है, और अगर उनकी अमाउंट्स वेरिएबल हैं, कम ज्यादा हो सकती हैं, तो समेशन पीएक्स। इन सब में कंपनी जो भी करे बस मुहतात होकर करे कि कल को रेवेन्यू रिवर्स ना करना पड़े। और इस सब के लिए कंपनी को क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे, ये नीचे 5 बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। यहां तक सारा पढ़ लें, A और B, लास्ट पैराग्राफ से ऊपर ऊपर, एट एंड ऑफ एवरी ईयर से ऊपर ऊपर। हाँ जी, कुछ समझ नहीं आया। ट्रांजैक्शन प्राइस शैल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट इज हाईली प्रोबेबल कि कल को रिवर्स ना करना पड़े, मतलब ज्यादा रिवर्स ना करना पड़े। थोड़ी बहुत कमी बेशी खैर है, ज्यादा रिवर्सल ना हो। यानी ये बस एहतियात करने को कह रहे हैं कि ज्यादा बेइज्जती ना हो।
थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए खैर है, ज्यादा बेइज्जती ना हो, सिग्निफिकेंट रिवर्सल ना हो, ये ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स जिनकी वजह से कल को मामला उलट हो सकते हैं। ऐसा क्या है कि कल को रिवर्स करना पड़ सकता है, इन फैक्टर्स पे मोहतात हो जाए बस। जैसे पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है कि कोरोना वाला, कि कस्टमर्स ने हमसे चीजें खरीदी जरूर थी, लेकिन साथ ये बात कही थी कि हमें ना एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहा है, अभी वो कंफर्म नहीं हुआ, वो कस्टमर जिस मुल्क का है उसके कुछ गवर्नमेंट से मामला चल रहे हैं, जैसे ही हमारी डील फाइनल होगी हमने फॉरेन प्रोडक्ट बना के देना होगा, इसलिए हम रॉ मटेरियल आपसे भी खरीद तो रहे हैं, लेकिन ये कल को वापस भी कर सकते हैं। ये हमने कस्टमर से तय, हम मटेरियल बेच रहे हैं, कस्टमर ने हमसे मटेरियल खरीदा है, लेकिन इस शर्त पे खरीदा है कि अगर उसकी कल को डील आगे फाइनल ना हुई तो हमें मटेरियल वापस कर देगा। तो अब ये डील उसकी फाइनल होगी कि नहीं होगी पता नहीं, हमारे फैक्टर्स कंट्रोल में नहीं है। ये पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है। दूसरे बुलेट पॉइंट की भी मिलती जुलती मिसाल ले सकते हैं कि उसकी डील फाइनल होने में पता नहीं कितना अर्सा लग जाए, उसके गवर्नमेंट के साथ मामला चल रहे हैं। तीसरी मिसाल, उसमें भी यही मिसाल दे देता हूं कि उस तरह का पहले हमने कभी किसी के साथ काम ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं कि गवर्नमेंट के मामला जल्दी सेटल हुआ करते हैं कि नहीं हुआ करते, ये हमारी पहली डील है इस तरह की, पहले कभी इस तरह का सौदा ही नहीं किया हमने। ये तीसरे बुलेट पॉइंट का मतलब है। चौथे बुलेट पॉइंट की मिसाल ये है कि हमने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि पूरे साल में आपको हम 10,000 यूनिट्स बेचने को तैयार हैं, अगर तो आपने 1,000 यूनिट्स के अंदर अंदर खरीदे तो फिर तो हम आपसे 500 रुपए पर यूनिट चार्ज करेंगे, अगर आपने 1,000 से ऊपर खरीद लिए तो हम आपको 400 रुपए कर देंगे, अगर आपने 2,000 से ऊपर खरीद लिए 350 कर देंगे, यानी सारे के सारे यूनिट्स पे स्ट्रेट प्राइस कम कर देंगे। अब ये तो साल एंड होने के बाद ही पता चलेगा कि अल्टीमेटली उसने कितने खरीदे, लेकिन हम एक बहुत वाइड रेंज ऑफ डिस्काउंट्स दे रहे हैं, तो पता नहीं कल को हमें कितने पैसे इसको डिस्काउंट देने पड़ जाए। अभी तो उसने 100 यूनिट्स खरीद ली हमसे, क्या पता वो छठे महीने जाके 3,000 यूनिट्स खरीद ले, और अभी ये भी मैं सवाल में बताता हूं बात, और अभी जो हमने इसको 500 रुपए प्राइस चार्ज की है, क्या पता कल को 200 वापस करने पड़ जाए। तो हम बहुत वाइड रेंज ऑफ डिस्काउंट दे रहे हैं, और आखिरी भी इससे मिलता जुलता कर सकते हैं। ये आखिरी भी बुलेट पॉइंट इसी की मिसाल हो सकती है, ये मैं भी सवाल कराता हूं। अच्छा, अब ये ईयर 1 का सवाल था, उस ईयर 1 में हमने 275 कैलकुलेट कर लिया, ईयर 2 हुआ, टोटल 4 साल है, ये टोटल 4 साल का काम है। दूसरा साल आया, अब हमें लगता है कि अब हमसे टाइम पे पूरा नहीं होना, तो हमने जो भी प्राइस के लिए ट्रीटमेंट करना था वो 275 के साथ ही करें कि 250 कर लें उसको। ईयर 1 में लगता था कि हम काम टाइम पे पूरा कर लेंगे, ईयर 2 गुजर गया है और हमें लग रहा है कि नहीं, अब काम टाइम पे पूरा नहीं हो सकेगा, तो अब ईयर 2 में हम इस प्राइस को अपडेट कर दें। ईयर 1 में हो गया जो होना था, ईयर 2 में अब अपडेट कर दें, और उस अपडेशन का क्या असर होगा ये अगले स्टेप्स में आ जाएगा। ये इस ए और बी के लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ, ये जो प्राइस का एस्टीमेट लगाया जा रहा है, हर साल के एंड पे इसको अपडेट किया जाएगा, और जो भी एडजस्टमेंट्स बनती हैं जो कि मैंने आगे करानी है वो की जाएंगी, एडजस्टमेंट्स हर साल के एंड पे इसको अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे आगे आएगा। ये है ए और बी। सी समझ लें, अब आप चूंकि चीते हो गए कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग के, फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिया, लीजेस पढ़ लिया, तो अभी एडजस्टमेंट सी समझाता हूं आपको। हाँ जी, दोबारा बोले। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। नहीं 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 नहीं, सवाल ये पूछ रहे हैं कि पहले हाँ या ना था, बाद में प्रोबेबिलिटी पे चला जाए। नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म बदलनी पड़ेगी ना, फिर वो तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हो जाएगी कि पहले उसको कहा हुआ था बोनस या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब कह रहे हैं कस्टमर हमें कह रहा है कि अच्छा बोनस तो चलो दे देंगे, लेकिन पर वीक इतना काट लेंगे, तो टर्म्स चेंज हो गई, ये मॉडिफिकेशन हो जाएगी। नहीं, वो मॉडिफिकेशन में बताऊंगा कि क्या होगा। अच्छा, मैं सी बताता हूं, एडजस्टमेंट। आप ना आसान से सवाल है, ये छोटे छोटे सवाल हैं, देखने हैं जो कहूंगा कि देख लीजिएगा सवाल, ये जल्दी जल्दी जरा फड़का दें सवाल। क्वेश्चन 13, 14 और 15, ये छोटे छोटे से सवाल हैं, सवाल पढ़ें और सीधा सोल्यूशन देख लें। हैं सारे खराब पेज हैं।
चलिए मेरे ख्याल में इससे कम देर में शायद मैं बता दूंगा। सवाल पढ़ लिया? चलिए मैं बताता हूँ। 100 चीजें बेची हैं, 100 यूनिट्स कह लें, 100 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन चलें आप कह लें 100 यूनिट्स बेचे हैं। और कितने के बेचे हैं? 500 का। 300 रुपए की हमें एक यूनिट की कॉस्ट है और 500 रुपए का बेचा है। कैश हमें फौरन के फौरन मिल गया। और ये जो बात लिखी है ना, कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट ट्रांसफर्स ऑन डिलीवरी, ये स्टेप 5 बता दिया। स्टेप 5 क्या है कि जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कब होती है? जब कंट्रोल ट्रांसफर होता है। ये स्टेप 5 में पढ़ाऊंगा। तो ये बात लिखने का मतलब है कि स्टेप 5 हो गया, यानी सेल हो गई, लेकिन कस्टमर के पास राइट है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर चीजें वापस करके पूरे पैसे वापस ले सकता है। जब ये IFRS 15 नहीं बना था और इसको बचपन की अकाउंटिंग में देखें तो चीजें बेचना सेल है और कल को वापस आ जाना सेल रिटर्न है। मतलब सिंपल ही ऐसे ही है कि कल को वापस कर देगा तो ठीक है, सेल रिटर्न है। लेकिन IFRS 15 ये कह रहा है कि आप सेल उतनी बनाएं जितनी आपको लगता है कि रिवर्स नहीं होगी। तो अभी बेच हम बेशक ऑफिशियली 100 यूनिट्स रहे हैं। किस दिन बेच रहे हैं? 1 जनवरी 18। बेशक कैश मिल रहा है 100 यूनिट्स इंटू 500, कितना? लेकिन हमारा बेस्ट अंदाजा ये है कि 8 यूनिट्स वापस आ जाएंगे। ये दूसरी लाइन में लिखा हुआ, दूसरे पैराग्राफ में, कि 92 यूनिट्स हैं जो वापस नहीं आएंगे। ये पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे अंदाजा लगाया है। तो जब हमें लगता है कि 8 यूनिट्स वापस आ जाने हैं तो फिर हम उनकी सेल कल को रिवर्स करके शर्मिंदा होते रहेंगे, तो हम उनकी सेल ही रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम सेल ही सिर्फ 92 यूनिट्स की रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल्स हम रिकॉर्ड करेंगे 92 इंटू 500, कितना? 46। लेकिन कस्टमर ने पैसे तो दे दिए, तो हम सेल्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्योंकि हमें लगता है कल को वापस करने पड़ जाएंगे। तो जब कल को वापस करने पड़ जाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हमारी बन गई कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। जो पैसे मिल गए हो ना और पैसे वापस करने पड़ने हो तो उसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कहते हैं। कितना? 4000। अच्छा, अब चीजें बिकी हैं यानी कस्टमर्स को दी हैं, तो कस्टमर्स को चूंकि चीजें दे दी हैं तो इन्वेंट्री तो हो जाएगी क्रेडिट। कितने यूनिट्स इन्वेंट्री से निकल गए? 100। 300 का एक। लेकिन जब हमने सेल्स 92 को माना है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 92 को मानेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम मान लेंगे 92 इंटू 300, 27। बाकी यूनिट्स कस्टमर्स को तो दे दिए कि कस्टमर्स को ही नहीं दिए? कस्टमर्स को दे दिए, पैसे ले लिए, लेकिन उन पैसों की रिसीट को लायबिलिटी क्यों कहा? क्योंकि हमने अभी से उम्मीद रख ली है कि उन कस्टमर ने चीजें वापस कर देनी है और हमें पैसे वापस करने पड़ जाएंगे। तो चीजें कस्टमर के पास हैं अभी कि हमारे पास हैं? जब हम कस्टमर से आए पैसे को लायबिलिटी समझ रहे हैं कि कल को वापस ही करने हैं, तो कस्टमर को दी हुई चीजों को हम एसेट समझेंगे, कल को हमने वापस ही लेनी है। तो उसके लिए एक एसेट क्रिएट हो जाएगा, राइट फॉर रिकवरी ऑफ गुड्स। कितनी? 2400। 8 चीजें हैं इंटू 300। अब इसको एक अलहदा से करंट एसेट रखना है, इन्वेंट्री में शामिल करना है, ये कंपनी की मर्जी कि इसको प्रेजेंट कहां करना है। लेकिन जितनी चीजों का बेचना सेल नहीं मान रहे तो फिर उनको कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं मानना। इन्वेंट्री क्यों क्रेडिट कर दी? क्योंकि इन्वेंट्री से वो चीजें गई, लेकिन जब हम उनके आए पैसों को ये समझ रहे हैं कि कल को वापस करने पड़ेंगे, तो बेच चुकी चीजों को फिर हम ये समझेंगे कि कल को हम वापस लेंगे वो चीजें, तो वो हम अपना एक अलहदा से एसेट बना लेंगे। ये हमने 1 जनवरी को एंट्री कर ली। अब 30 दिन के बाद 3 सिनेरियो हैं। कोई रिफंड नहीं आया, कोई रिटर्न नहीं आया, तो इसको सेल नहीं माना था, अब मान लें। इसको कॉस्ट ऑफ सेल नहीं माना था, अब मान लें। सिनेरियो बी, 8 सोचा था वापस आएंगे, 5 वापस आए। तो जो वापस आए उनके पैसे वापस कर दें और गुड्स वापस ले लें। पैसे वापस कर दें यानी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। गुड्स वापस ले लें, इन्वेंट्री डेबिट, राइट फॉर रिकवरी ऑफ गुड्स क्रेडिट। और जितने वापस नहीं आए उनको सेल मान लें और कॉस्ट ऑफ सेल मान लें। और तीसरा सिनेरियो, जितने सोचे थे उससे ज्यादा वापस हो गए, तो चलो जितने सोचे थे वो तो वापस करें ना। 4000 से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, 2400 से राइट क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट, और वो जो 2 फालतू आ गए उनको सेल रिटर्न मान लें। अब देख लें इसका सलूशन जल्दी से।
हाँ जी, सोल्यूशन का जल्दी से देखना। ओके, अच्छा अब ये ना, वो जो मैं हाँ या ना या कम ज्यादा की बात कर रहा था, तो ये क्या था? वो जो हाँ या ना और कम ज्यादा है ना, वो टिपिकली बोनस पेनल्टी की मिसाल थी। ये भी अगर गौर करेंगे ना तो ये कम ज्यादा ही है कि 8 यूनिट्स वापस आ सकते हैं, 92 वापस नहीं आएंगे। तो ये अभी भी हमने ऐसे ही किया है कि 92 वापस नहीं आएंगे तो 92 को सेल रिकॉर्ड कर लिया, 8 वापस आ जाएंगे, अभी भी चांसेस लिए हैं। लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी वाला हैंडल नहीं था, इसमें वैसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स थे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 देखें। कस्टमर को हमने कहा है कि तुम्हारे पास साल का टाइम है, तुम हमसे जितने भी यूनिट्स खरीदोगे हम तुमसे उनके हिसाब से प्राइस चार्ज करेंगे। अगर तुम्हारी पूरे साल की परचेजेस 500 यूनिट्स तक हुई तो हम 5000 पर यूनिट चार्ज करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी 500 से ऊपर निकल गई तो हम तुम्हारी सारे के सारे यूनिट्स की प्राइस, ऐसा नहीं है कि पहले 500 की है अगले 200 की है, सारे के सारे यूनिट्स की स्ट्रेट अवे प्राइस 4000 कर देंगे। और अगर 800 से ज्यादा खरीद लिए तो सब की प्राइस 3500 कर देंगे। ये बात एग्जैक्टली कब पता चलेगी कि वो कितने यूनिट्स पूरे साल में खरीद रहा है? पूरा साल खत्म होने के बाद। अभी बहरहाल पहला महीना गुजरा है और इस पहले महीने में कस्टमर ने हमसे, हाँ जी, 130 यूनिट्स खरीदे हैं। तो ऑफिशियली ये किस क्लास में फॉल करेंगे? 5000 रुपए वाली। तो जब ऑफिशियली ये 5000 प्राइस में फॉल करेंगे तो कैश तो मुझसे 5000 ही लेंगे, क्योंकि अगर वो हमें कह देंगे ना नहीं नहीं भाई मैं आपको 2000 यूनिट्स खरीदूंगा, और जब खरीदेगा तो देखेंगे अभी कितने खरीद रहा है। तो अभी 500 के अंदर अंदर हैं तो हम उससे कैश ऑफिशियली कितना ले रहे होंगे? फर्स्ट कब नहीं पता, नहीं फर्स्ट है कि नहीं, बस फर्स्ट मंथ में है। कैश डेबिट 130 यूनिट्स इनटू 5000 रुपए, क्योंकि ऑफिशियली उससे 5000 ले रहे हैं, 650,000। लेकिन हमारा बेस्ट अंदाजा ये है कि वो पूरे साल में कितने खरीद देगा। तो हमारे बेस्ट अंदाजे के मुताबिक वो अल्टीमेटली किस प्राइस में फॉल कर जाएगा। तो हमारा बेस्ट अंदाजा ये है कि कल को बेशक हमने उससे 5000 ले ही लिए हैं लेकिन 1000 वापस करना पड़ जाना है, तो हम अभी से ही सेल्स 4000 की मानेंगे। इन सारी बातों के पीछे प्रिंसिपल ये है कि मोहतात रह के उतनी सेल रिकॉर्ड करें जो कल को रिवर्स ना करनी पड़े। तो हमारा बेस्ट अंदाजा है कि उसने जितने यूनिट्स खरीदे हैं वो अल्टीमेटली 4000 वाली प्राइस में फॉल करेगा, तो हम अभी सेल ही 4000 की मानेंगे 5, और ये जो एक्स्ट्रा 1000 ले लिया है ये वापस करना पड़ जाना है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। हाँ जी, सवाल को देख के पता चलेगी ये बात। वैसे तो हम अभी कैफ के सवाल कर रहे हैं, सी फैब के सवाल थोड़े से गहरे होते हैं ज्यादा, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट तो बिल्ड करें ना। ये कैफ के सवालों पे जमीन पे खड़े होके फिर सी फैब के सवालों को हाथ लगाएंगे। कॉस्ट बताई हुई है इसकी, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री नहीं कर रहा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 15। दूसरे महीने में कस्टमर ने 300 यूनिट्स और खरीदे। हाँ जी, 300 और खरीदे। हाँ 300 और नहीं ना, फर्स्ट मंथ में 130 खरीदे थे। अच्छा अच्छा, नहीं, एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ कस्टमर ने इतने खरीदे। एट द एंड ऑफ तब एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ, अरे भाई पहले में क्या लिखा हुआ है? एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, कि पहले महीने के आखिरी दिन उसने इतने खरीदे। अब लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ, उसने दूसरे मंथ में इतने खरीदे। हाँ जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि ये 300 टोटल 2 महीने की परचेज है या दूसरे महीने की परचेज है? तो दूसरे महीने की है, तो 300 उसने और खरीद लिए। अच्छा, 300 और खरीदे, क्योंकि ऑफिशियली अब भी वो 500 के अंदर अंदर है,
तो कैश अब भी कितना दे रहा होगा? 5000। हाँ ठीक है, 5000 कितना? 15 लाख। अच्छा अच्छा ठीक है। लेकिन अब हमारा बेस्ट अंदाजा कि इसकी टोटल साल की परचेजेस 800 से ऊपर निकल जानी है। पिछले महीने में हमारा बेस्ट अंदाजा क्या था? तो अब हमारा बेस्ट अंदाजा है कि 800 से ऊपर चली जानी है, यानी ये तीसरी वाली क्लास में फॉल कर जाना है और हमें अल्टीमेटली प्राइस 3500 ही चार्ज करनी पड़ेगी। तो एक तो जो अभी सेल्स कर रहे हैं, कितने यूनिट्स? 300, उनको 3500 पे सेल्स रिकॉर्ड करें और एट एंड ऑफ एवरी पीरियड। अब दूसरे महीने के एंड पे खड़े होके मैं पता लग गया है कि 4000 भी नहीं 3500 ही है, तो वो जो पिछले महीने में 130 यूनिट 4000 पे सेल्स रिकॉर्ड कर चुके थे, उनमें से 500 कम कर लेते हैं। इस महीने की सेल तो रिकॉर्ड करें 3500 पे, पिछले को भी कम कर लें। कितना? 985000। और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वैसे तो बैलेंस कर लें 51, लेकिन ये मैं आपको कैलकुलेट भी कर देता हूं। एक तो इन 300 यूनिट्स के 1500 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, दूसरे जो पहले 130 यूनिट्स के हमने 1000 रुपए लायबिलिटी रखे हुए थे, अब उनको भी 500 बढ़ा के 1500 तक पहुंचाना है। तो यही बनेगा। ये है जी वेरिएबल कंसिडरेशन और कंस्ट्रेनिंग एस्टीमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। ये है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में जो ऑफिशियली कोट की गई है, प्लस माइनस 5 एडजस्टमेंट्स में से पहली 2, बोनस, पेनल्टी, डिस्काउंट, रिफंड। हाँ जी, एडजस्टमेंट। और सबके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ए और बी एडजस्टमेंट के पीछे कि मोहतात होके उतनी सेल रिकॉर्ड करें जो कल को रिवर्स ना करनी पड़े, शर्मिंदा ना। अब आते हैं सी पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रिफंड लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ठीक है। ज्यादा बेहतर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है वैसे। अच्छा, अब कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग के आप चीते चीतियां हैं, है ना? कंपाउंडिंग करना, डिस्काउंटिंग करना, एन्युटी डिस्काउंटिंग, सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ लिया, लीजेस भी पढ़ ली। नहीं वो तो चलो नहीं भी लिया होगा, लेकिन लीजेस के अंदर इतनी सारी डिस्काउंटिंग कर ली, पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स निकाल ली, एनआईएल निकाल ली। एनआईएल कैसे निकालते हैं? एनआईएल कैसे निकालते हैं? पीवी ऑफ जीआईएल। और लेसी के लिए कैसे एनआईएल निकालते हैं? लेसी के लिए एनआईएल कैसे निकालते हैं? लेसी के लिए एनआईएल कैसे निकालते हैं? नहीं वो अकेला ही तो नहीं है क्लास में यार सारे उसी को देख के क्यों हंस रहे हैं? और हाँ जी, लेसी के लिए एनआईएल नहीं निकालते? नहीं निकालते होंगे, नहीं निकालते अभी। रीपेमेंट स्केड्यूल लीज में भी और एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल उधर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी जिस तरह बनाया करते हैं ना, वो आपको आता है। एडजस्टमेंट सी बताने लगा। एडजस्टमेंट सी, एडजस्टमेंट सी के अंदर 2 सिनेरियोज हैं। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना है? 5वां पॉइंट पूरा हो जाएगा। क्या है 5वां पॉइंट? जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कैश कब मिलेगा? पहले भी मिल सकता है, उस मौके पे भी मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है। तो सी एडजस्टमेंट है जिसमें या तो कैश बाद में होगा या फिर कैश पहले होगा। किससे पहले किसके बाद में? परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस से मेरी मुराद ये है कि ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर देना।
यानी अगर गुड्स बेचनी है तो गुड्स दे देना, सर्विस है तो सर्विस परफॉर्म कर देना, ये मेरी मुराद है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड लिखना था तो मैंने परफॉर्मेंस लिखा बस। अब ये दो सिनेरियोज हैं, या तो कैश बाद में आ रहा होगा या पहले आ रहा होगा। अच्छा, बाद या पहले भी ईयर्स में, 2 4 6 महीने नहीं, 1 साल भी कोई नहीं, 1 साल से भी ज्यादा ईयर्स का गैप होगा। और अगर उसी वक्त पैसे मिल रहे हैं या 2 4 दिन महीने बाद मिल रहे हैं तो फिर ये टॉपिक ही नहीं है। ये टॉपिक ही तब है जब ईयर्स का गैप है। अच्छा, ईयर्स का गैप क्यों होगा? यानी कस्टमर हमें 3 साल बाद क्यों पैसे दे रहा होगा, या हम कस्टमर से 3 साल पहले पैसे क्यों ले रहे होंगे? हाँ जी, या तो हम पैसे बाद में ले रहे हैं, काम पहले करके दे रहे हैं, या फिर पैसे हम पहले ले रहे हैं, काम बाद में कर रहे हैं। तो ये क्यों है गैप? अगर तो इस गैप का रीजन उधार लेना मकसद है तो एडजस्टमेंट सी है। अगर उधार मकसद नहीं है, यानी फाइनेंसिंग मकसद नहीं है, तो फिर एडजस्टमेंट सी की डिस्कशन ही नहीं है। एडजस्टमेंट सी की डिस्कशन ही तब है कि अगर कस्टमर से पैसे बाद में आ रहे हो, हम काम पहले कर रहे हो, या फिर पैसे पहले ले रहे हो, काम हम बाद में कर रहे हो। अगर हम काम पहले करके पैसे बाद में ले रहे हैं तो कस्टमर हमारी मिन्नतें करके पैसे डिले कर रहा है, और अगर हम पैसे पहले ले रहे हैं, काम बाद में कर रहे हैं, तो फिर हम मिन्नतें करके पैसे पहले ले रहे हैं। अगर तो ये पैसे बाद में लेना या पहले लेना रीजन फाइनेंसिंग है तो एडजस्टमेंट सी है, और अगर रीजन फाइनेंसिंग नहीं है तो फिर एडजस्टमेंट सी नहीं है। अच्छा, रीजन फाइनेंसिंग नहीं है तो फिर ये काम ही क्यों है? यानी कस्टमर से हम पैसे पहले क्यों पकड़ रहे हैं? हमारे नखरे हैं, नखरे हैं हमारे। हम कहते हैं हमसे काम कराना तो कराओ, टाइम नहीं है हमारे पास, 3 साल से पहले काम करके नहीं देंगे, बुकिंग करानी है, पैसे पहले जमा कराने पड़ेंगे। तो ये नखरे शादी हॉल वाले हो गए, ये नखरे हैं। अब ये मार्केट नॉर्म्स की वजह से हम पैसे पहले पकड़ रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है, नखरे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं नखरे, क्योंकि जो अगली मिसाल देने लगा वो नखरे नहीं है। कॉलेज वाले स्टूडेंट से फीस पहले लेंगे, ये नखरे नहीं है, ये नखरे नहीं है। बाद में बच्चे ने पैसे कोई नहीं देने, ये पास्ट एक्सपीरियंस है। पैसे देने नहीं है, शुरू में बड़ी कहानियां सुनाएगा, सारे दुनिया के मसले उसी को हुए होंगे, लेकिन जैसी क्लासें खत्म होंगी पैसे वैसे नहीं देगा। तो ये बिजनेस नॉर्म्स की वजह से पहले पैसे पकड़े। तो अब दोनों मिसालों के अंदर उधार लेना रीजन नहीं था, सिक्योरिटी करना मकसद था, मार्केट नॉर्म्स मकसद था। इसी तरह यहां पर हो सकता है हम मजबूर हों, मार्केट में इतना कंपटीशन है कि कस्टमर हमें कह रहा है जी पैसे चाहिए तो 2 साल तरसा के देंगे तुम्हें पैसे, बताओ करना है काम तो कर लो। अब हम कहेंगे जी हाँ जी करना है काम, तो ये काम मार्केट के हालात की वजह से ऐसा हुआ, इसमें लोन लेना देना मकसद नहीं था। तो अगर लोन लेना देना मकसद है तो एडजस्टमेंट सी है, अगर लोन लेना देना मकसद नहीं है तो एडजस्टमेंट सी नहीं है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाय डिफॉल्ट लोन लेना देना मकसद है। अगर ये एग्जाम में टेस्ट हुआ तो बाय डिफॉल्ट लोन लेना देना मकसद है। सेल्स कब रिकॉर्ड होगी? जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही होगी। लेकिन अमाउंट किस चीज की ऑफिशियली तय हुई होगी? नहीं, मैंने शायद सवाल सही नहीं पूछा। कस्टमर के साथ अमाउंट तय हुई है 460 मिलियन। अब वो 460 मिलियन किस चीज के तय हुए हैं, इसके के इसके? 460 मिलियन क्या? कैश। जो ऑफिशियली अमाउंट तय हो रही है वो इसकी है, वो कैश है ना। कस्टमर कह रहा है इतने पैसे दूंगा, तो वो कैश की अमाउंट है जो तय हो रही है। अगर पैसों का डिले, अच्छा ये एडजस्टमेंट सी किस सूरत में है? अगर पैसों का डिले या पैसों का जल्दी आना फाइनेंसिंग की सूरत में है, तो एग्जाम में बाय डिफॉल्ट फाइनेंसिंग की सूरत में है। अगर फाइनेंसिंग नहीं थी, मार्केट नॉर्म्स की वजह से पैसे पहले या बाद में है, या सिक्योरिटी की वजह से पैसे बाद में या पहले हैं, तो फिर ये एडजस्टमेंट सी नहीं है। यानी जो एडजस्टमेंट सी में बताने लगा फिर वो काम नहीं करना। अगर फाइनेंसिंग है बाय डिफॉल्ट होगी, तो जो अमाउंट कस्टमर के साथ तय हो रही है वो इसकी अमाउंट है कि कैश की अमाउंट है? कैश की अमाउंट है। यानी जो कस्टमर के साथ तय हुआ 460 मिलियन मिसाल के तौर पे, वो ये तय हुआ। सेल्स कब रिकॉर्ड करनी है? सेल्स इस टाइम करनी है। इसी तरह कस्टमर से अगर तय हुआ मिसाल के तौर पे 340 मिलियन, तो वो कैश की अमाउंट तय हुई है। सेल्स कब रिकॉर्ड करनी है? परफॉर्मेंस के टाइम पे। अब चूंकि फाइनेंसिंग इन्वॉल्व है, तो इस मिसाल में यह समझा जाएगा कि कस्टमर को हमने चीज बेची थी, पैसे लेने थे, कस्टमर के पास पैसे थे नहीं, तो उसने एक तरह से हमसे लोन लिया,
और इतना लोन लिया कि जब 2 साल बाद वापस करेगा तो वो 460 होगा। यानी हमने उसको आज 460 की चीज बेची है? नहीं, हमने उतने की चीज बेची है कि 3 साल डालने के बाद, इंटरेस्ट मिलाने के बाद जो उसने कैश देना है वो इतना देना है। तो आज हमने कितने की चीज बेची होगी? इसकी पीवी। और ओवर द पीरियड फिर हम क्या कमाएंगे? इंटरेस्ट इनकम कमाएंगे। और इधर क्या होगा? अगर आज हमने कैश लिया है 340, सेल्स कब रिकॉर्ड करनी है? 2-3 साल बाद। इसको ऐसे समझा जाएगा कि हमने आज पैसों की जरूरत की वजह से कस्टमर से लोन लिया, और कल जब लोन वापस करने का टाइम आया तो हमने पैसे देने की बजाय उतने रुपए की चीजें दे दी। कितने रुपए की? 340 की? नहीं, जो 340 इतने अरसे बाद वापस करने वाला बन गया था। तो सेल्स की अमाउंट कैसे निकालें? कंपाउंडिंग करके। और अब इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। यानी मैंने फिगर्स तो मिसाल ही ली हुई है, उसी मिसाल ही को पूरा कर रहा हूं। रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, लेट से 395, और कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट 460, 395। तो बाकी क्या है? इंटरेस्ट इनकम। और इस दूसरी वाली मिसाल के अंदर कैश डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कह लें। और कल को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या लायबिलिटी डेबिट कितनी, लेकिन साथ इंटरेस्ट भी देना था, लेट से 70। तो इतना इंटरेस्ट देना बनता था। तो इसका मतलब है हमने उसको जो चीजें बेची, जो सर्विस बेची, वो 410 वर्थ की है, तभी तो वो हमसे 340 के लोन को सेटल करने में राजी हो गया। तो ट्रांजैक्शन प्राइस इस सिनेरियो में कैश को डिस्काउंट करके निकलेगी, और इस सिनेरियो में कैश को कंपाउंड करके निकलेगी। इस सिनेरियो में रिसीवेबल बनेगा, वक्त के साथ साथ इंटरेस्ट इनकम बनेगी। इस सिनेरियो में लायबिलिटी बनेगी, वक्त के साथ साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा। अब इसमें आगे मजीद कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकती हैं कि लमसम पैसे मिल जाएं या इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाएं। इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मिल रहे हुए तो जैसे लीज का स्केड्यूल बनता था वैसे बन जाएगा। या तो हम फौरन पैसे दे दें या इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे दें। इंस्टॉलमेंट्स में का पैसे नहीं, सॉरी, या तो हम लमसम सर्विस दे दें, हो सकता है इंस्टॉलमेंट्स में सर्विस दे दें। अगर इंस्टॉलमेंट्स में सर्विस देंगे तो जैसे एमोर्टाइज कॉस्ट का स्केड्यूल बनता था वैसे स्केड्यूल बन जाएगा। इसकी अंग्रेजी लिखी हुई मैंने पेज 4 पे, ये सारी वो अंग्रेजी समझा दी। एडजस्टमेंट नंबर सी सारी पढ़ ले, पेज 4 चैप्टर, डी से ऊपर ऊपर सारा। इसकी डिस्काउंटिंग किस रेट पे करेंगे? जो आपस में अगर ये बोरिंग लेंडिंग करते तो जिस रेट पे करते हैं वो एक मार्केट रेट भी हो सकता है। कंपाउंडिंग किस रेट पे करेंगे? जो आपस में बोरिंग लेंडिंग करते तो जिस रेट पे करते मार्केट रेट भी हो सकता है। जैसे वो एडजस्टमेंट ई, डी या ई। एडजस्टमेंट सी सारी पढ़ लें, और उसके पढ़ने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब आप चूंकि डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग के चीते हैं ना, तो इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा सवाल। लीज के भी स्केड्यूल बना बना के जवानी का एक अरसा गुजार दिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ पढ़ के बूढ़े हो गए, तो अब सवाल बोर्ड पे मैं नहीं कर रहा। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 नहीं, 15 तो हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 से लेके 20 तक सारे देख लें। क्वेश्चन नंबर 16, प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 से लेके प्रैक्टिस क्वेश्चन 20 तक सारे देख लें। अच्छा देखिएगा जरूर, लेकिन देखने से पहले कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट जरूर कर लेना, यानी कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 से लेके प्रैक्टिस क्वेश्चन 20 तक ये पांचों सवाल देख लें।
प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 से 20 तक का है। कैलकुलेशंस पहले जरूर खुद चेक करिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा।
हर साल का इंटरेस्ट निकाल कहा तो है, रिक्वायरमेंट में कहा तो है मैंने, एनुअल इंटरेस्ट। ₹3,00,000 ₹3,00,000 तो एनुअली नहीं है, रुपए तो एनुअली नहीं है, रुपया तो अपफ्रंट है, पैसे तो सारे के सारे शुरू में मिल गए। ये परफॉर्मेंस 3 साल एनुअल है, यानी हमने किस्तों में सर्विस करके देनी है। तो ऐसे ही है जैसे हमने 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस करने थे, तो अब हम उतने पैसों की सर्विस कर देते हैं, तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ रही है। ऐसे ही है कि 3,00,000 का लोन लेते और 3 साल इंस्टॉलमेंट में वापस करते, तो हम उतने रुपए देने की बजाय उतने रुपए का काम कर देंगे। हर काम की सर्विस, हर साल सर्विस देंगे, रेवेन्यू बनता जाएगा।
हाँ जी, नंबर 16 में मशीन बेची है, पैसे 2 साल बाद मिलने हैं। तो मशीन आज कितने की बेची है? 7.5 लाख की नहीं, जितने पैसे मिलने हैं उसकी पीवी। 7.5 लाख का कुछ भी नहीं करना, जो कल को पैसे मिलने हैं उसकी 2 साल पीवी। तो रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट और 2 साल तक इंटरेस्ट पड़ेगा और एंड पे कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 17, हमने इक्विपमेंट बेचना है 2 साल बाद। एक ऑप्शन ये है कि जब बेचेंगे तब पैसे मिल जाएंगे, तो ये तो सिनेरियो सी है ही नहीं, ये तो सादी सी 2 साल बाद कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट की एंट्री है। ऑप्शन 1 ये है कि पैसे अभी 2 साल एडवांस में मिल जाए, ये तो कैश डेबिट लोन क्रेडिट 2 साल तक ये कंपाउंड होगा और फिर जितनी अमाउंट बनेगी उतने से सेल्स क्रेडिट होगी। ये क्वेश्चन 17 है, जो जाग रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18, 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की अलग अलग हर साल के इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर पूछी है बस। क्वेश्चन नंबर 19, इक्विपमेंट बेच रहे हैं अभी लेकिन पैसे लेने हैं इंस्टॉलमेंट, तो एनवीटी डिस्काउंटिंग और रीपेमेंट स्केड्यूल। और इसी का उलट क्वेश्चन नंबर 20, पैसे अभी मिल रहे हैं, काम इंस्टॉलमेंट्स में करना है दोनों में इंस्टॉलमेंट्स ही, लेकिन 19 में चीज अभी बेच रहे हैं, पैसे इंस्टॉलमेंट्स में मिलने हैं, और क्वेश्चन 20 में पैसे अभी मिल रहे हैं, काम इंस्टॉलमेंट्स में करके देना। और आपने कुछ पूछना है तो पूछें। हाँ जी, इन्हीं कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो की जगह सर्विस आ जाएगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, कोई बात नहीं, जब काम करेंगे तभी रेवेन्यू आएगा, ज्यादा होने से क्या है तो आने दे। हमने कस्टमर से लोन लिया था, कल को लोन वापस करने का जब टाइम आया तो जितना लिया था उससे ज्यादा वापस करना था कम? लोन लिया था, कल को वापस करेंगे तो ज्यादा वापस करेंगे ना। हाँ, तो जितना वापस करना था उतने पैसे देने की बजाय उतने की चीज दे दी, तो इसलिए सेल्स आपको ज्यादा लग रही। नहीं नेट ऑफ नहीं हुआ, नेट ऑफ किस बात का? हाँ देखें, हमने लोन लिया था, कल को लोन वापस करना था ज्यादा, तो जितने पैसे देने थे 410 मिलियन देना था, तो 410 मिलियन कैश देने की बजाय 410 मिलियन की चीज बेच दी। हाँ जी, क्वेश्चन 16 से क्वेश्चन 20 तक। दो एग्जांपल्स पढ़ दें फिर ब्रेक। एग्जांपल्स पढ़ दें आप, हैं छोटी छोटी हैं, बस 3 सफ़े हैं। चले रहने, ये समझा तो मैंने दी हुई है सारी। अच्छा अब अगर कोई पढ़ना चाहे ना, कोई शौकीन, अगर तो मैं बता देता हूं, कोई एक हुआ, अगर कोई एक अगर शौकीन हुआ है, जी जी अभी नहीं पढ़ने को कह रहा, कोई अगर कभी नवंबर में दिसंबर में अगली दफा अगली टाइम जब भी अटेम्प्ट है आपकी, जब भी कोई पढ़ना चाहे, हस्बे तौफीक है, तो एग्जाम्पल्स ये जो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से एग्जाम्पल 20 से लेके 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये सब मैं समझा चुका है जी जी जी। इसीलिए कह रहा हूं हस्बे तौफीक कि एग्जाम्पल 21 से लेके 30 तक ये मैं सब बता चुका। हस्बे तौफीक किसी का दिल हुआ पढ़ने का तो पढ़ लेना। एग्जाम्पल 21 से लेके एग्जाम्पल 20 से लेके 30 तक ये सारा कुछ हो चुका। 20 से 30 तक ये सारी एग्जाम्पल डिस्कस हो चुकी। अगर किसी का दिल किया कभी पढ़ने का तो पढ़ लेना। चलें ठीक है।
105 ओके